हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की। ये इसका पार्ट 2 है। लास्ट पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सभी डेफिनेशंस को कवर किया था। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब हमने समझ लिया था कि ले ऑफ मीन्स होता है कि जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट देने से रिफ्यूज कर देता है ड्यू टू द रीजन ऑफ शॉर्टेज ऑफ पावर, कोल, रॉ मटेरियल की अगर शॉर्टेज है, या फिर मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है, या नेचुरल कैलामिटी है, तो उस कंडीशन में वो ले ऑफ कर देता है एम्प्लॉइज को। नाउ द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रिलेटिंग टू ले ऑफ कॉम्पनसेशन डू नॉट अप्लाई टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अब हम यहाँ बात करेंगे उन प्रोविजंस की कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ले ऑफ से कॉम्पनसेशन के लिए कौन से प्रोविजंस हैं जो कि किस इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल नहीं है। वो इंडस्ट्रीज जहां पर लेस देन 50 वर्कमैन एम्प्लॉयड हैं, वहां पर ले ऑफ का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। और साथ में वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो कि सीजनल कैरेक्टर की है और जहां वर्क रुक रुक कर होता है, यानी इंटरमिटेंटली वर्क होता है, वहां पर यहाँ कॉम्पनसेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। और ये डिसाइड करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि किस इंडस्ट्रीज का वर्क सीजनल कैरेक्टर या इंटरमिटेंटली नेचर का वर्क है। नाउ राइट टू कॉम्पनसेशन ऑफ वर्कमैन लेड ऑफ। अगर किसी वर्कमैन को लेड ऑफ किया जाता है तो उसका कितना कॉम्पनसेशन उसको मिलेगा। इफ अ वर्कमैन अदर देन बदली और कैजुअल वर्कमैन, अगर कोई वर्कमैन है जो कि बदली और कैजुअल वर्कमैन नहीं है। बदली वर्कमैन का मतलब किसी के प्लेस पर दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय किया गया है, लेकिन उसकी जो कंटिन्यूअस सर्विस है वो लेस देन 1 ईयर है, तो उसे बदली या फिर कैजुअल वर्कमैन कहा जाएगा। हुज नेम इज बोर्न ऑन मस्टर रोल्स, वो वर्कमैन जो कि बदली वर्कमैन या कैजुअल वर्कमैन नहीं है और साथ में उसका जो नेम है वो मस्टर रोल पर प्रेजेंट है। Who has completed 1 year of service, जिसने 1 year of service कंप्लीट कर ली है, उसको जो कॉम्पनसेशन मिलेगा लेड ऑफ का, वो कॉम्पनसेशन होगा 50% ऑफ द टोटल बेसिक वेज प्लस DA। नो अलाउंस टू बी पेड फॉर सच वीकली हॉलीडेज दैट में इंटरवीन, तो जो भी कोई भी वीकली हॉलीडेज है तो उनका अलाउंस नहीं मिलेगा। इफ ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 12 months if workman laid off for more than 45 days, then he will not be entitled to get benefit for more than first 45 days। तो इसमें बताया है कि जो लेड ऑफ का कॉम्पनसेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 45 डेज तक, यानी फर्स्ट 45 डेज तक ही लेड ऑफ का कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसके बाद वो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि उन्हें कब तक कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो अलग बात है, अदरवाइज 45 डेज तक ही मिलेगा। हाउएवर इट इज लॉफुल एम्प्लॉयर कैन रिट्रेंच एम्प्लॉय आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज। अब एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, 45 डेज तक तो वो लेड ऑफ का कॉम्पनसेशन देगा और 45 डेज के बाद वो उस एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर सकता है। और साथ में मंथ्स में भी सेट ऑफ अगेंस्ट द कॉम्पनसेशन पेबल फॉर रिट्रेंचमेंट, और जितने टाइम के लिए वो उसे रिट्रेंच कर रहा है तो उतने टाइम का उसको सेट ऑफ, यानी उसको उतने टाइम का भी उसे कॉम्पनसेशन देना होगा। नाउ बदली वर्कमैन होता है वो पर्सन जिसे दूसरे पर्सन के प्लेस पर रखा जाता है और 1 साल की अगर उसने कंटिन्यूअस सर्विस कर ली है तो उस कंडीशन में फिर उसको नॉर्मल वर्कमैन कहा जाएगा और वही सारे बेनिफिट्स उसको भी मिलेंगे। नाउ केसेस इन विच अ वर्कमैन इज नॉट एंटाइटल्ड टू ले ऑफ, कि कौन से केसेस हैं जिसमें वर्कमैन ले ऑफ के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। फर्स्ट, इफ ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एनी ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लेड ऑफ करता है और उसके बदले में उसको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और उस ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर एम्प्लॉय रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, जो कि उसी एस्टेब्लिशमेंट में हो सकता है या फिर दूसरी एस्टेब्लिशमेंट में हो जो कि सेम एम्प्लॉयर से ही बिलोंग कर रही है, सिचुएटेड इन द टाउन और विलेज, ऐसे टाउन और विलेज में सिचुएटेड है जो कि उस एस्टेब्लिशमेंट से 5 मील्स के रेडियस में ही आती है, और साथ साथ में उसमें भी वही सेम स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो कि उसकी पहली जॉब में थी, कोई भी अदर स्पेशल स्किल्स की उसमें जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी वर्कमैन रिफ्यूज कर देता है तो उस कंडीशन में उसको ले ऑफ नहीं मिलेगा।
Second, if the workman does not present himself at the appointed time during normal working hours at least once a day. Laid off में हमने पहले बताया था कि 3 कंडीशंस होती है, उनमें ये था कि वर्कमैन चाहे आपको काम दे रहा है या नहीं दे रहा है, पर आपको एक बार वहां प्रेजेंट होना होगा. अगर वर्कमैन वहां अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता है वर्किंग आवर्स में, तो उसे लेड ऑफ कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. Third condition, if such laying off is due to strike or slowing down of production on part of workmen in another part of the establishment. अगर जो laid off हुआ है उसका रीजन स्ट्राइक या स्लो डाउन ऑफ द प्रोडक्शन है, यानी वर्कमैन के फॉल्ट की वजह से है, तो उस कंडीशन में भी उसको लेड ऑफ कंपनसेशन नहीं मिलेगा. नाउ रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट के लिए कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट. The Act prohibits an employer to retrench an employee who has been in continuous service for not less than 1 year. तो ये एक्ट कहता है कि उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को आप रिट्रेंच नहीं कर सकते जिसने 1 साल से ज्यादा काम कर लिया है, यानी जिसने 1 साल या 1 साल से ज्यादा कंप्लीट कर ली हैं, तो उस कंडीशन में आप उसे रिट्रेंच नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंडीशंस. The workman has been given 1 month notice in writing indicating the reasons for retrenchment. ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को छोड़कर आप उसे रिट्रेंच नहीं कर सकते हैं. कंडीशंस क्या रहेंगी कि एम्प्लॉयर को 1 मंथ पहले नोटिस देना होगा एम्प्लॉय को कि वो उसे रिट्रेंच क्यों कर रहा है, उसमें जो वैलिड रीजन है वो वैलिड रीजन बताना होगा. The workman has been paid at the time of retrenchment. रिट्रेंचमेंट क्या टाइम पर वर्कमैन को पे करनी होगी, मीन्स जो भी आप उसे रिट्रेंच कर रहे हैं तो उस टाइम का उसको कॉम्पनसेशन या उसे पे करना होगा. जो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा वो कॉम्पनसेशन होगा 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस. जितने साल उसने काम कर लिया है उतने साल का 15 days एवरेज पे दिया जाएगा, और अगर 6 मंथ से ज्यादा काम किया है तो उसे 1 साल कंसीडर किया जाएगा. मान लीजिए किसी वर्कमैन ने 5 साल 7 महीने काम किया है, तो उस कंडीशन में इसको टोटल 6 years माना जाएगा. ठीक है, तो जो उसे कॉम्पनसेशन मिलेगी वो 15 days की मिलेगी 6 years के लिए. तो 15 days की मान लीजिए उसकी जो कॉम्पनसेशन है वो है 10,000, तो 15 days की हो गई 5,000, और 6 months की मिलेगी तो टोटल 30,000 उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा. Third, a notice has been served in prescribed manner on the appropriate government or the statutory as may be specified by the notification in the official gazette. एक नोटिस एम्प्लॉयर को सर्व करना होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या जो भी अथॉरिटी स्पेसिफाइड की गई है, उस नोटिस में बताना होगा कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप एम्प्लॉइज को रिट्रेंच कर रहे हैं. नाउ कंपनसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग. अगर किसी नए पर्सन ने अंडरटेकिंग को परचेज कर लिया है तो उस कंडीशन में कॉम्पनसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट क्या होगा. तो सबसे पहले तो नोटिस देना होगा बिफोर ट्रांसफर एंड कॉम्पनसेशन इफ रिट्रेंच. सेकेंड कंडीशन ये देखा जाएगा कि अगर किसी वर्कमैन की जो सर्विसेज है वो इंटरप्टेड हो रही है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, तो उस कंडीशन में उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा. सेकेंड, द टर्म्स एंड कंडीशन आफ्टर द ट्रांसफर आर लेस फेवरेबल टू दोज एप्लीकेबल बिफोर द ट्रांसफर. जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके पहले थे कि 10,000 उसकी मान लीजिए सैलरी है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग होने के बाद वो लेस फेवरेबल हो गई हैं, उसको उतनी सैलरी नहीं दी जा रही है, तो उस कंडीशन में भी उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा. The new employer under the terms of agreement or otherwise not legally liable to pay retrenchment compensation on the grounds that अब जो नया एम्प्लॉयर है जिसने अंडरटेकिंग को परचेज किया है वो अपने पार्ट पर कोई भी एग्रीमेंट बनवा लेता है कि वो लायबल नहीं होगा किसी भी तरीके का रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को, अगर उसकी सर्विसेज हैज नॉट बीन कंटिन्यूअस, चाहे उसकी सर्विसेज कंटिन्यू नहीं है या फिर उसकी सर्विसेज इंटरप्टेड की जा रही है, तो उस कंडीशन में वो लायबल नहीं होगा अगर उसने एग्रीमेंट बना लिया है तो. नाउ प्रोसीजर फॉर रिट्रेंचमेंट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये प्रोसीजर होता है, जो लास्ट में आया उसको पहले जाना होगा. और इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऑन दिस रिगार्ड, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ है इसके रिगार्ड में, तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको रिट्रेंच किया जाएगा. और लास्ट इन फर्स्ट आउट के कंडीशन में अगर कोई भी एम्प्लॉयर
किसी एम्प्लॉय को अपने अकॉर्डिंग रिट्रेंच करता है तो उस कंडीशन में उसको प्रिस्क्राइब्ड रीजन देना होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो उसको रिट्रेंच क्यों कर रहा है। नाउ क्लोजर मीन्स परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ, मीन्स जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसको परमानेंट क्लोज कर देना, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजर। An employer who intended to close down an undertaking has to give notice effective in reason to the appropriate government at least 60 days before closing. एम्प्लॉयर जब भी अपनी अंडरटेकिंग को क्लोज करना चाहता है तो उस कंडीशन में उसको नोटिस देना होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और वो एक वैलिड रीजन होना चाहिए नोटिस में और राइटिंग में होना चाहिए। कितने दिन पहले देना है? 60 days बिफोर क्लोजिंग। नो नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। अब नोटिस किन कंडीशंस में जरूरत नहीं होती है नोटिस की? उन कंडीशंस में जहां लेस देन 50 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, या फिर उसका अंडरटेकिंग का जो नेचर है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है या ब्रिजेस, रोड्स, कैनल्स, डैम्स या फिर कोई अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो उस कंडीशन में नोटिस देने की नीड नहीं है। कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑफ अंडरटेकिंग। क्लोजिंग डाउन ऑफ अंडरटेकिंग के केस में वर्कमैन को कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा? कॉम्पनसेशन जो दिया जाएगा वो होगा लेस देन और इक्वल टू एवरेज पे ऑफ 3 months। तो लेस देन और इक्वल टू एवरेज पे ऑफ 3 months उसको दिया जाएगा। नाउ ये नोट, इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट सेटअप फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, इफ कंप्लीटेड हिज वर्क विद इन 2 years, नो वर्कमैन इज एंटाइटल्ड टू रिट्रेंच कॉम्पनसेशन। जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो अगर 2 years के अंदर कंप्लीट हो गया है तो उस कंडीशन में किसी भी वर्कमैन को कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा, और अगर 2 years में वो कंप्लीट नहीं किया गया है तो वर्कमैन को कॉम्पनसेशन मिलेगा। साथ साथ में इसमें ये भी बताया है कि कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को क्लोज नहीं कर सकती है अगर उसका रीजन फाइनेंशियल लॉस है, या फिर लीज जो है वो एक्सपायर हो गई है, या रीजन हो सकता है कि मिनरल्स खत्म हो गए हैं। तो इस तरीके का अगर कोई भी रीजन है तो उस कंडीशन में वो क्लोज डाउन नहीं कर सकता है और कॉम्पनसेशन उसे देना ही होगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस सर्विस। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए एम्प्लॉय की। तो कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस सर्विस मीन्स होता है a workman is said to be in continuous service if he is for that period in uninterrupted service। अगर कोई भी वर्कमैन कंटिन्यूअस सर्विस में तभी कहा जाएगा जब उसने अनइंटरप्टेड सर्विस की हो, यानी लगातार उसने काम किया है, लेकिन उसमें इंक्लूड किया जाएगा सर्विसेज इंटरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सिकनेस। अगर कोई भी पर्सन बीमार पड़ गया और उसकी वजह से उसकी सर्विस इंटरप्ट हो गई, यानी उसने छुट्टियां ली, तो उस कंडीशन में उसको कंटिन्यूअस सर्विस ही माना जाएगा। सेकंड, कोई भी ऑथराइज्ड लीव अगर वो लेता है तब भी वो कंटिन्यूअस सर्विस आएगा। एक्सीडेंट होने की वजह से उसने लीव ली है तब भी कंटिन्यूअस सर्विस होगी, या कोई लीगल स्ट्राइक और लॉकडाउन की वजह से उसकी सर्विस इंटरप्टेड हुई है तब भी वो कंटिन्यूअस सर्विस में आएगा। और सेसेशन ऑफ वर्क विच इज नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ वर्कमैन। अगर काम रुका है जिसमें वर्कमैन का कोई फॉल्ट नहीं है तो भी वो कंटिन्यूअस सर्विस में आएगा। Now, a workman is said to be in continuous service for 1 year। तो 1 year में continuous service कैसे कहलाई जाएंगी? If he actually work under employer for not less than, अगर उसने एक्चुअली में वर्क किया है कितना, अगर बिलो ग्राउंड में वर्क कर रहा है यानी माइंस में वर्क करता है तो 190 days उसको वर्क करना होगा 1 साल के अंदर, और बाकी अदर केसेस में 240 days। इनमें साथ में वो अपनी लीव्स वगैरह भी ले सकता है। नाउ 6 month के केसेस में अगर देखें तो बिलो ग्राउंड और माइंस में वर्क कर रहा है तो 95 days एक्चुअली वर्क होना चाहिए, और अदर केसेस में 120 days एक्चुअली वर्क होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस फॉर ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। अभी तक हमने जो बात की थी ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर की, वो जनरल प्रोविजंस थे। अब इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजंस। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेटेड इनटू एक्ट 1972 एंड मॉडिफाइड इन 1982 एंड 1984। तो सबसे पहले ये जो प्रोविजंस ऐड किए गए थे 1972 में ऐड किए गए थे, और बाद में इनको मॉडिफाई किया गया था 1982 और 84 में। और ये एप्लीकेबल होते हैं उन इंडस्ट्रीज में जहां मोर देन 100 वर्कमैन एम्प्लॉयड होते हैं, और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अदर देन दोज ऑफ सीजनल कैरेक्टर और इंटरमिटेंटली इन नेचर।
वो एस्टेब्लिशमेंट जहां पर सीजनल कैरेक्टर का काम नहीं होता है या रुक रुक कर काम नहीं चलता है, तो उन कंडीशंस को छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जहां मोर देन 100 वर्कमैन एम्प्लॉयड है वहां ये एप्लीकेबल होंगे। नाउ फर्स्ट, स्पेशल प्रोविजंस फॉर ले ऑफ। ले ऑफ के केस में देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस क्या होते हैं। नो वर्कमैन एक्सेप्ट अ बदली वर्कमैन और अ कैजुअल वर्कमैन टू बी लेड ऑफ अनलेस विथ प्रायर परमिशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। किसी भी वर्कमैन को, बदली वर्कमैन और कैजुअल वर्कमैन को छोड़कर किसी दूसरे वर्कमैन को लेड ऑफ नहीं किया जा सकता जब तक प्रायर परमिशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से न ली जाए। तो यही डिफरेंस है कि पहले हमने देखा था कि नॉर्मल प्रोविजंस में परमिशन की नीड नहीं थी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। परमिशन नॉट नेसेसरी, किन केसेस में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पावर और नेचुरल कैलामिटी की वजह से लेड ऑफ किया गया है, या फिर माइंस में जो कि फायर, फ्लड या एक्सेस ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस और एक्सप्लोजन की वजह से अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है और लेड ऑफ करना पड़ा है, तो यहाँ भी परमिशन लेने की नीड नहीं है। नाउ मेथड ऑफ परमिशन, किस तरीके से परमिशन लेनी होगी। एन एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एप्लीकेशन देगा जो कि विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डे ऑफ ले ऑफ, जिस दिन उसे ले ऑफ करना है उससे 30 दिन पहले उसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट परमिशन देनी होगी। इन केस इफ द गवर्नमेंट डज नॉट रेस्पॉन्ड विद इन 60 days, और जो परमिशन दी है उसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का उसको रेस्पॉन्स जो है वो 60 days में देना होगा। और गवर्नमेंट अगर 60 days में रेस्पॉन्स नहीं देती है तो उस कंडीशन में ये मान लिया जाएगा कि परमिशन ग्रांट हो गई है, यानी 30 दिन पहले आपको परमिशन देनी है एम्प्लॉयर को, उसके बाद 60 days में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसका आंसर देगी, और अगर वो नहीं देती है तो ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि परमिशन, यानी जो भी हमने परमिशन ली थी वो ग्रांटेड कर दी गई है, विच इज द फाइनल बाइंडिंग टू ऑल द पार्टीज, और ये फाइनल बाइंडिंग होगी पार्टीज की। सेकेंड, ओनली द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन मॉडिफाई इट एंड रिव्यू इट्स ऑर्डर एंड सेंड इट टू ट्रिब्यूनल हु हैज टू गिव आंसर इन 30 days। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट परमिशन को ग्रांट करने की बजाय उसे आगे ट्रिब्यूनल में सेंड कर देती है एप्लीकेशन को, तो उस कंडीशन में ट्रिब्यूनल को 30 days में आंसर देना होगा। तो 30, 60 और 30 इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नाउ स्पेशल प्रोविजंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर। रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर के केस में देख लेते हैं। द वर्कमैन हैज बीन 3 months नोटिस इन राइटिंग इन एडवांस इंडिकेटिंग द रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट। तो वर्कमैन को 3 month पहले नोटिस दिया जाएगा एडवांस में कि किस रीजन की वजह से उसे रिट्रेंच किया जा रहा है, और साथ में प्रायर परमिशन लेनी होगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से रिट्रेंच करने से पहले। मेथड ऑफ परमिशन वही सेम रहेगा जो लेड ऑफ में रहा था। Now, special provisions for closure. Closure के केस में the employer intending to do a closure of his establishment has to necessarily apply at least 90 days. Normal provisions में हमने देखा था 60 days की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर 90 days पहले in advance appropriate government से permission लेनी होगी, यानी appropriate government को बताना होगा, और उसकी जो कॉपी है एप्लीकेशन की वो सभी एम्प्लॉइज को भी देनी होगी। मेथड ऑफ द परमिशन सेम रहेगी जो रिट्रेंचमेंट के प्रोसेस में रही थी। नाउ अदर प्रोविजंस, अभी तक हमने बात कर ली थी स्पेशल प्रोविजंस की, अब हम बात करते हैं अदर प्रोविजंस की। अदर प्रोविजंस में बताया गया है, फर्स्ट प्रोविजन है चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। अगर किसी भी एम्प्लॉय की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, यानी उनका कोई केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट है, तो कंसलिएशन ऑफिस में या फिर ट्रिब्यूनल में उनका कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है और उनकी अभी पेंडेंसी है, तो उस कंडीशन में एन एम्प्लॉयर मस्ट नॉट ऑल्टर द प्रेजुडाइस ऑफ कंसर्न्ड एप्लीकेबल। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉयर को कोई हक नहीं होता है कि वो डिस्प्यूट के आदेश में कोई भी छेड़छाड़ करे जो कि वर्कर से रिलेटेड है। प्रेजुडिसाइज का मतलब होता है आदेश, जो भी वर्कर से रिलेटेड कोई भी आदेश है उसमें एम्प्लॉयर छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। सेकंड है एम्प्लॉयर मस्ट नॉट डिस्चार्ज और डिसमिस टू दैट कंसर्न मैटर और डिस्प्यूट। एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को
डिस्चार्ज या डिसमिस नहीं कर सकता है अगर उसका डिस्प्यूट उसी मैटर के रिगार्ड में चल रहा है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसी मैटर के रिगार्ड में है, तो उस कंडीशन में उसको डिस्चार्ज या डिसमिस नहीं किया जा सकता। बट स्टिल एन एम्प्लॉयर कैन डिस्चार्ज और डिसमिस एन एम्प्लॉय ऑन मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स नॉट कनेक्टेड विद प्रोसीडिंग्स। लेकिन एम्प्लॉयर डिस्चार्ज और डिसमिस कर सकता है एम्प्लॉय को उन डिस्प्यूट और मैटर्स में जो कि प्रोसीडिंग से कनेक्टेड नहीं है, यानी कोई और अगर रीजन है तो उस कंडीशन में वो उसको डिस्चार्ज और डिसमिस कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसको 1 मंथ वेजेस पे करनी होंगी और साथ में अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा। एंड अथॉरिटी हियर द एप्लीकेशन, अथॉरिटी उसकी एप्लीकेशन को सुनेगी और ऑर्डर पास करेगी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। जब भी एम्प्लॉयर एप्लीकेशन देगा उसके 3 महीने के अंदर वो ऑर्डर पास करेगी, जिसमें वो यस और नो कुछ भी कह सकती है कि उसको डिसमिस करना है या नहीं करना है। नाउ सेकेंड इज चेंज ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड वर्कमैन की, कि प्रोटेक्टेड वर्कमैन के केस में चेंज ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विसेज की जा सकती हैं या नहीं। सबसे पहले बताते हैं प्रोटेक्टेड वर्कमैन क्या होता है। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं ट्रेड यूनियन एक्ट में, कि जो भी एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिस बियरर्स होते हैं रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन के, उनको प्रोटेक्टेड वर्कमैन कहा जाता है। और इंडस्ट्रीज में 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड प्रोटेक्टेड वर्कमैन कहलाते हैं, या फिर मिनिमम 5 और मैक्सिमम 100। मान लीजिए किसी एस्टेब्लिशमेंट में टोटल एम्प्लॉइज 5000 एम्प्लॉयड हैं, तो उस कंडीशन में इसका 1% हो गया 50 एम्प्लॉइज, तो 50 एम्प्लॉइज प्रोटेक्टेड वर्कमैन कहलाएंगे, या फिर मिनिमम 5 और मैक्सिमम 100 से ज्यादा भी होंगे तो भी 100 ही प्रोटेक्टेड वर्कमैन कहलाएंगे। नो एम्प्लॉयर अलाउड टू टेक एनी एक्शन विदाउट द परमिशन, किसी भी एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं किया गया है कि वो विदाउट परमिशन कोई भी एक्शन ले सकता है। नाउ नोटिस ऑफ चेंज, एन एम्प्लॉयर प्रपोजिंग एनी चेंज इन कंडीशन ऑफ सर्विस। अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज में चेंज करना चाहता है एम्प्लॉय की, तो उसे इस कार्य को करने के लिए प्रोहिबिटेड किया गया है विदाउट गिविंग अ नोटिस टू द प्रपोज चेंज। नोटिस दिए बगैर वो प्रोहिबिटेड है, किसी भी कंडीशन ऑफ सर्विसेज में चेंजेस नहीं कर सकता है। और जो भी उसको नोटिस देना होगा वो 21 डेज पहले देना होगा। जैसे उसने आज नोटिस दिया है तो नेक्स्ट 21 डेज तक वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसके बाद वो चेंज कर सकता है। नोट 4th शेड्यूल ऑफ द एक्ट, जो भी कंडीशन ऑफ सर्विसेज यहाँ बताई गई हैं जिनमें चेंजेस की बात की गई है वो 4th शेड्यूल से रिलेटेड है। और 4th शेड्यूल में आते हैं वेजेस, contribution period, other allowances, hours of work, grade, classification, withdrawal of any provisions, etc. तो ये सब कंडीशन ऑफ सर्विसेज 4th शेड्यूल के अंदर आती है। नाउ नेक्स्ट इज पेनल्टीज। पेनल्टीज में यहाँ हमने इंपॉर्टेंट पेनल्टीज को ही डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कमैन इन एन इलीगल स्ट्राइक। अगर वर्कमैन इलीगल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करता है तो उस कंडीशन में जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो होगी, और फाइन अप टू ₹50 या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। सेकेंड, पार्टिसिपेशन और डिक्लेयरिंग एन इलीगल लॉकआउट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अगर पार्टिसिपेट करता है, इलीगल लॉकआउट करता है, तो उस कंडीशन में उसको जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 1 मंथ की होगी, और यहाँ फाइन बढ़ा दिया गया है, फाइन ₹1000 या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। नाउ थर्ड, पर्सन कमिट्स एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अगर कोई भी पर्सन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कमिट करता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस 5th शेड्यूल के अंदर आती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट है वो 6 months की है, और फाइन है ₹1000 का, या फिर दोनों हो सकते हैं। फोर्थ इज एनी पर्सन हु कमिट्स ब्रीच ऑफ एनी टर्म्स ऑफ बाइंडिंग सेटलमेंट और अवॉर्ड। जो सेटलमेंट्स और अवॉर्ड अथॉरिटी ने दिए हैं और उस कंडीशन में अगर कोई भी पर्सन उनको फॉलो नहीं करता है, उनको ब्रीच करता है, तो उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट 6 months का हो सकता है, फाइन भी हो सकता है इसके साथ, या फिर दोनों हो सकते हैं। और अगर इसी गलती को वो कंटिन्यू करते हैं तो उस कंडीशन में एडिशनल फाइन पे करना होगा, जो कि ₹200 पर डे होगा। पावर्स टू अमेंड शेड्यूल्स। किसके पास पावर्स हैं जो शेड्यूल को अमेंड कर सकता है? सेंट्रल और गवर्नमेंट के पास पावर होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के पास पावर है कि फर्स्ट शेड्यूल जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड फर्स्ट शेड्यूल है उसमें
चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जो कि सेकंड और थर्ड शेड्यूल में ऐड, ऑल्टर और अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें नहीं कर सकता। ये सिर्फ सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और फर्स्ट शेड्यूल में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर के पास किसी एम्प्लॉय का मनी है तो उसे कैसे रिकवर किया जाएगा। इफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिस्फाई दैट मनी वाज एक्चुअली ड्यू, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस चीज से सेटिस्फाई है कि वाकई में मनी ड्यू है, तो उस कंडीशन में वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा उस अमाउंट का जितना अमाउंट ड्यू है, और उसे कलेक्टर को दिया जाएगा, और कलेक्टर का काम होगा उसे रिकवर करना एम्प्लॉयर से। और जो भी एप्लीकेशन इसके रिगार्ड में दी जाएगी कि कितना अमाउंट कितना अमाउंट एम्प्लॉयर के पास ड्यू है, वो एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर एम्प्लॉय को देनी होगी। तो यहाँ ये पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।